गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं चंद्रकांत कुमार जानकी ITI के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम कल के क्लास में बताए थे कि विद्युत जो होता है, विद्युत दो तरह का होता है। दो तरह विद्युत होता है। पहला एक विद्युत होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिक, और हम इसे बोलते हैं अस्थिर विद्युत। अस्थिर विद्युत। और दूसरा होता है डायनेमिक इलेक्ट्रिक, गतिशील विद्युत। तो इसका चर्चा हम किए थे। आज क्लास में चर्चा करेंगे डायनेमिक इलेक्ट्रिक का, मतलब कि गतिशील विद्युत का। ऐसे दोनों में तुलना करते हैं, कंपेरिजन करते हैं। स्टैटिक विद्युत जो है इसका उत्पादन कम मात्रा में होता है, और डायनेमिक विद्युत जो है इसका उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। दूसरा कहने का मतलब है कि हम स्टैटिक इलेक्ट्रिक को लंबी दूरी तक ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं, और डायनेमिक इलेक्ट्रिक को हम लंबी दूरी तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। अगला है, इसको उत्पन्न करने की क्षमता जो होती है वह घर्षण विधि के द्वारा होता है। एक गतिशील विद्युत जो हम उत्पन्न करते हैं, गतिशील विद्युत को इसे हम उत्पन्न करते हैं घर्षण विधि के द्वारा। लेकिन ये डायनेमिक इलेक्ट्रिक जो है इसको मुख्यतः हम चार विधि के द्वारा उत्पन्न करते हैं। उस चारों विधियों में कौन कौन सा उत्पन्न होता है? मतलब सिंपल सी बात है, जितना इलेक्ट्रिकल का प्रभाव होता है उतना ही हम लोग क्या करते हैं, तरीके से विद्युत को उत्पन्न करते हैं। जैसे पहला होगा तापीय विधि द्वारा, मतलब टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, उसका प्रभाव भी होता है, और तापमान के द्वारा हम विद्युत को उत्पन्न भी करते हैं। दूसरा होगा चुंबक के प्रभाव के द्वारा। तो विद्युत के अंदर में चुंबकीय प्रभाव भी होता है, चुंबक के द्वारा क्या करते हैं, हम उत्पन्न भी करते हैं। तीसरा होता है हम लोग को प्रकाश के द्वारा। विद्युत के अंदर में एक प्रकाश का प्रभाव भी होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश के द्वारा विद्युत को उत्पन्न भी करते हैं। चौथा होता है रासायनिक इफेक्ट, मतलब केमिकल विधि के द्वारा विद्युत के अंदर में रासायनिक का प्रभाव भी होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर में इसे उत्पन्न भी किया जाता है। तो पहला पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ हीट, तापीय प्रभाव। पहला होता है थर्मल इफेक्ट, थर्मल इफेक्ट। दूसरा होता है लाइट इफेक्ट, तीसरा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, और चौथा जो मेरा होता है वो होता है केमिकल इफेक्ट। हम दोस्तों पढ़ेंगे सबको। पहला में है थर्मल इफेक्ट, इसे बोलते हैं तापीय प्रभाव, इसे बोला जाता है तापीय प्रभाव। लाइट इफेक्ट मतलब हो गया प्रकाश का प्रभाव, प्रकाश के प्रभाव हो गया। मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब चुंबक का प्रभाव, ये हो गया रासायनिक विधि द्वारा, देखिए रासायनिक इफेक्ट मतलब रासायनिक का प्रभाव। समझेंगे पहले हम हो क्या रहा है, जो समझिएगा। हम यह चार विधि के द्वारा विद्युत को उत्पन्न करते हैं। उत्पन्न तो कर लेंगे हम लोग स्टैटिक विधि के द्वारा, लेकिन स्टैटिक विधि के द्वारा उत्पन्न विद्युत का मात्रा कम होता है, और यह जो है स्टैटिक वाला, यह उत्पन्न होगा घर्षण विधि के द्वारा। अब बताइए बुआ,
कि हमने उत्पन्न किया विद्युत को दो विधि से, स्टैटिक से या डायनेमिक से। स्टैटिक विधि को उत्पन्न किया घर्षण विधि से, और डायनेमिक इलेक्ट्रिक में मतलब गतिशील विद्युत में उत्पन्न किया थर्मल विधि, प्रकाश विधि, मैग्नेटिक विधि और केमिकल विधि। सभी को वन बाय वन समझेंगे। समझिए क्या होता है। थर्मल इफेक्ट को पहले समझते हैं। क्या होता है थर्मल इफेक्ट में? यह जो होता है यह थर्मोकपल के ऊपर में निर्भर होता है। थर्मोकपल बोले क्या है? तो यह एक ऊष्मा को ऑब्जर्व करने वाला यंत्र होता है। अगर जो थर्मोकपल के दोनों सिरों को हम लोग गर्म करेंगे तो वहाँ से एक ऋणावेश इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। फिर से सुनिए क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि अगर जो एक थर्मोकपल के दोनों सिरे को आपस में गर्म किया जाए तो क्या होगा? वहाँ पर से एक ऋणावेश इलेक्ट्रॉन का बहाव होना शुरू हो जाएगा। हम कल भी कह रहे थे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहे थे कि अगर जो किसी भी बंद सर्किट में मतलब कि बंद परिपथ में एक ऋणावेश इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो जाएगा, मतलब कि वह ऋणावेश इलेक्ट्रॉन जो प्रवाह हो रहा है इसे हम लोग करंट का प्रवाह कहते हैं। तो ये भी बोले थे कि जैसे पानी का प्रवाह होता है ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रिक का भी प्रवाह होता है। इलेक्ट्रिक के प्रवाह में कौन सा इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है? ऋणावेश। ऋणावेश का मतलब कि वह इलेक्ट्रॉन के ऊपर में निगेटिव चार्ज रहेगा। निगेटिव चार्ज कभी भी यह चार्ज जो है वह पॉजिटिव होने वाला नहीं है। तो थर्मल इफेक्ट में क्या होगा? एक थर्मोकपल के दोनों सिरों को आपस में गर्म किया जाए तो क्या होगा? वहाँ एक ऋणावेश इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा। ऋणावेश इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो गया तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा हम समझेंगे कि वहाँ पे क्या हुआ? करंट का प्रवाह होना शुरू हो गया। दूसरा में आता है लाइट इफेक्ट। लाइट इफेक्ट मतलब कि प्रकाश के प्रभाव, इसे हम लोग सोलर इफेक्ट मतलब सोलर सेल भी कहते हैं। सोलर सेल समझिए क्या होता है सोलर सेल। हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में तब बोलेंगे फोटो कंडक्टिव सेल या फिर फोटो वोलाटाइल सेल। फोटो भोला टाइलिक सेल समझिएगा। जैसे कि हम लोग के छत पर सोलर प्लांट लगा होता है, मतलब इसको गांव में कहते हैं शुद्ध भाषा में सोलर प्लेट कहते हैं। सोलर प्लेट जो है वह भी एक तरह का प्लांट होता है। सोलर प्लेट के ऊपर में अगर हम सूरज की प्रकाश को डाल देंगे तो सूरज के प्रकाश में मौजूद नीला रंग, ये भी क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि ब्रह्मांड में मौजूद सातों रंग में अगर जब कौन सा रंग पड़ेगा सोलर प्लेट के ऊपर में तो ज़्यादा विद्युत उत्पन्न होगा, तब नीला रंग जो उसमें मौजूद होता है उसको पढ़ने से क्या होता है कि विद्युत ज़्यादा उत्पन्न होता है। तो अगर जो हम छत के ऊपर में एक सोलर प्लेट को रख देंगे, उसके ऊपर सूरज का प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा? यहाँ पर से एक ऋणावेश इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। यह ऋणावेश इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्यों होगा? क्योंकि सोलर प्लेट में लगा होता है चांदी, लगा रहेगा सिल्वर, लगा होता है सिल्वर, लगा होता है सिलिकॉन, लगा होता है जर्मेनियम, लगा होता है हीट सिंक। ये सब यंत्र सोलर सेल में लगे होते हैं। अगर जो सोलर सेल के ऊपर में अगर सोलर सेल के ऊपर में प्रकाश का प्रभाव होगा, मतलब प्रकाश पड़ेगा तो वहाँ पर एक ऋणावेश इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, मतलब हम लोग समझेंगे कि करंट का प्रवाह होना शुरू हो गया। ये जो विधि हो गया लाइट इफेक्ट के द्वारा, मतलब कि प्रकाश विधि के द्वारा। तीसरा में आता है मैग्नेटिक विधि, मतलब चुंबक वाला विधि, ये भी पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक में। चुंबक वाला विधि में होता है ये मैग्नेटिक इफेक्ट में इसके ऊपर जनरेटर अल्टरनेटर जनरेटर उत्पन्न किया डीसी, एक उत्पन्न किया एसी। तो जनरेटर है या अल्टरनेटर है, यह जो उत्पन्न करेगा हमारे पास धारा करंट, यह कौन सा विधि से? चुंबक के विधि से, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट से। आप समझिए बुआ
कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। अगर जो दो सेम प्रकार के चालक पदार्थ को, दो सेम प्रकार चालक मतलब जितना भी मशीन का हम नाम लेंगे, जनरेटर हो, अल्टरनेटर हो या फिर मेरा मोटर हो, मोटर तो विद्युत को नहीं पैदा करता है, उसको विद्युत देंगे तो हमें शक्ति पैदा कर देगा, मतलब मैकेनिकल एनर्जी पैदा करता है। कहने मतलब कि अगर जो हम कोई मैग्नेटिक इफेक्ट से मतलब चुंबक की विधि से करंट को पैदा कर रहे हैं तो दो, जैसे एक बाइंडिंग रहेगा या फील्ड वाला, एक वो रहेगा आर्मेचर वाला, तो दोनों बाइंडिंग जो है वह हमारे सेम धातु के होने चाहिए और वह धातु विद्युत के चालक होने चाहिए। जैसे ये वाला रहेगा कॉपर का तो ये भी हो जाएगा कॉपर का। अगर जो ये है एल्युमिनियम का तो ये भी किसका है, तो एल्युमिनियम का। दोनों किसका होना चाहिए, सेम प्रकार के धातु। अगर जो दो सेम प्रकार के धातु को आपस में एक दूसरे के सामने में रखा जाए, एक को स्थिर रखा जाए और एक को 3000 के आरपीएम से घुमाया जाए, एक को स्थिर रखा जाए और एक चालक को 3000 के आरपीएम से घुमाया जाए, तब क्या होगा, दोनों चालक के बीच में चुंबकीय बल रेखा उत्पन्न होगा, दोनों के बीच में चुंबकीय बल रेखा का छेदन होना शुरू हो जाएगा। इस विधि को हम लोग ईएमएफ कहते हैं और जो चुंबक का द्वारा उत्पन्न हुआ उसे हम लोग एमएमएफ कहते हैं। तो पहले ईएमएफ को पढ़ेंगे, एमएमएफ को फिर बाद में पढ़ेंगे। तो ईएमएफ उत्पन्न हुआ कि क्या करने से दो सेम प्रकार के चालक को एक दूसरे के सामने में रखा जाए, एक चालक को स्थिर रखा जाए, एक चालक को घुमाया जाए। कितने आरपीएम से, 3000 के आरपीएम से। आरपीएम मतलब रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन पर मिनट, मतलब 3000 के आरपीएम से 1 मिनट में 3000 बार से घुमाया जाएगा, तब वहां पे क्या होगा, एक ऋणावेश इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। एक ऋणावेश इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना शुरू हो गया मतलब कि हम लोग ये समझेंगे कि वहां पे करंट पैदा होना शुरू हो गया। तो यह विधि होता है किसमें, मैग्नेटिक इफेक्ट किसी मशीन में। अब मशीन में एक क्वेश्चन आता है कि ज़्यादातर हम लोग कॉपर का उपयोग क्यों करते हैं, ज़्यादातर तांबा का प्रयोग करते हैं बाइंडिंग में, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तब इसे क्या करते हैं, ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके ऊपर क्या होगा, ज़्यादा ऋणावेश का प्रवाह होना शुरू होगा। इसलिए मशीन के बाइंडिंग में हम लोग तांबा का प्रयोग करते हैं। और भी होता है, तांबा का प्रयोग इसके लिए भी करते हैं, ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है इसके लिए, या फिर विद्युत का अच्छा चालक होता है इसके लिए। विद्युत का अच्छा चालक होता है मेरा चांदी, लेकिन चांदी कॉस्टली होने का हम क्या करते हैं, चांदी की जगह पे कॉपर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है केमिकल विधि द्वारा। अभी केमिकल रासायनिक विधि द्वारा, रासायनिक विधि के द्वारा हमारे पास बैटरी है। पहले समझिए, बैटरी तो होता है इलेक्ट्रोलाइट का आयनीकरण। आयनीकरण मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋण से धन की ओर और धन से ऋण की ओर प्रवाह होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होना, उसे हम लोग कहते हैं आयनीकरण। केमिस्ट्री पढ़ना होता है। ये समझिए कि कोई हमारे पास बैटरी है, कोई हमारे पास बैटरी है, ये पॉजिटिव हो गया, निगेटिव है, या एनोड है, क्या है, कैथोड है, ये पॉजिटिव है, क्या है, निगेटिव है, इसके पास वो होल है, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इतना क्वेश्चन से पूछता है। यह सेल है तो इसमें बहुत सारे सेल को मिलके एक सब सेल को हम लोग बनाते हैं, मतलब बहुत सारे सब सेल मिल करके एक सेल का निर्माण होता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट H2SO4, MgSO4 ये सब प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। तो कहा जाता है केमिकल विधि में कि अगर जो हम रसायन का आयनीकरण, मतलब रसायन का आयनीकरण किसके द्वारा, तो विद्युत के प्रभाव के द्वारा, विद्युत के प्रभाव के द्वारा किया जाए
तो क्या होगा, यहाँ पे एक ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना शुरू हो गया, मतलब कि करंट का उत्पत्ति होना शुरू हो गया। तो हम हुआ पढ़े कि विद्युत का उत्पादन कितना तरीका से होता है, तो 4 तरीका से। एक है थर्मल, लाइट, मैग्नेटिक और क्या है, केमिकल। 4 विधि से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अब वो नेक्स्ट में है कि विद्युत कहते किसको है, विद्युत का मात्रक क्या होता है, जो पहले देखेंगे। विद्युत कहते किसको, ये देखिए। देखिए विद्युत है, विद्युत मतलब यह करेंट, इलेक्ट्रिक। इसके अंदर में आ गया करंट मतलब हो गया धारा। जो समझेगा, धारा को समझेगा कि धारा से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से शुरू होता है इलेक्ट्रिक वालों के लिए। पहला क्वेश्चन पूछता है कि धारा कहते किसके हैं, तो धारा किसको कहा जाता है। अब वह धारा का प्रवाह जब भी होगा तब होगा चालक पर या फिर अर्धचालक पर। कभी कुचालक के ऊपर में धारा का प्रवाह नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि कुचालक के ऊपर में प्रतिरोध का मान ज़्यादा होता है। जहाँ रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा रहेगा वहाँ पर कभी भी करंट प्रवाह होने वाला नहीं है। क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा प्रतिरोध का मान किसके ऊपर होता है, तब कुचालक के ऊपर। फिर ये भी बताएंगे कि प्रतिरोध के ऊपर में अति जो कुचालक पदार्थ होते हैं उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो तो आगे का चर्चा करेंगे। तो देखिए धारा किसे कहते हैं, कहा जाता है कि कोई एक चालक मतलब कोई एक कंडक्टर है, यह कोई एक कंडक्टर मतलब कोई एक चालक के ऊपर में एक ऋणावेश इलेक्ट्रॉन का प्रवाह समय मतलब t मतलब समय के दर से हो जाए, उसे हम लोग करंट कहते हैं। आइए जो इलेक्ट्रॉन जो है यह मेरा चार्ज है मतलब एक ऋणावेश चार्ज का प्रवाह समय के दर से किसी भी चालक के ऊपर हो जाए, उसे हम लोग करंट कहते हैं। तो करंट का फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं कि करंट I बराबर Q/T, करंट I बराबर Q/T। या फिर इसको लिखते हैं, करंट को बोलते हैं हिंदी में धारा बराबर, इसे Q को बोलते हैं आवेश और समय T को क्या बोलेंगे, समय, तो भी सही है। या फिर हम लिखें कि धारा बराबर या फिर हम एक लिखें एम्पियर बराबर कूलम्ब बटा समय। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब बटा 1 सेकेंड, तो भी सही है। क्यों सही है, यहाँ पर वो लिखे हम धारा का मात्रक एम्पियर होता है, उसको I से सूचित करते हैं। या फिर ये बुआ इसे I से सूचित करेंगे कहीं पे और कहीं कैपिटल A से। A मैंने जी एम्पियर होता है। हम क्या किए, यहाँ पर लिखे A मतलब करंट I है, सिंबल उसको लिख दिए। Q/T, Q जो है मेरा क्या है, चार्ज है, और T मेरा क्या है, समय है। धारा बराबर आवेश बटा समय। तो धारा का मान माने 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब बटा 1 सेकेंड। अगला पॉइंट आता है हम लोग को कि फिर इसको पहले फिर से दोहराते हैं, फिर टॉपिक चेंज करेंगे। पहला समझिए, करंट माने धारा कहा जाता है किसी भी एक कंडक्टर के ऊपर में एक ऋणावेश चार्ज का प्रवाह होना समय के दर से, उसे हम लोग करंट कहते हैं। तो करंट A या फिर करंट को I शुरू करेंगे, I बराबर Q/T बराबर धारा बराबर आवेश बटे समय बराबर 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम्ब बटा 1 सेकेंड। इसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछता है, जो समझिए कितना क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, जो समझिएगा।
धारा पढ़ रहे हैं, करंट। फिर क्या क्वेश्चन पूछता है कि धारा को हम लोग किससे मापेंगे? तो धारा को हम लोग एम्पियर में मापते हैं, किससे? तो एम्पियर मीटर से, एम्पियर मीटर से। ठीक। फिर क्वेश्चन पूछता है कि अत्यधिक धारा, मतलब धारा का मान बहुत उच्च है, तब किसे मापेंगे? तो करंट ट्रांसफार्मर से। तब किसे मापेंगे हम लोग? करंट ट्रांसफार्मर से। फिर क्वेश्चन पूछता है कि यह एम्पियर मीटर को किसी पर्पस में किस क्रम में जोड़ते हैं? तो सीरीज में जोड़ते हैं। सीरीज में मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। फिर क्वेश्चन पूछता है हम लोग से कि धारा की दिशा को किससे मापते हैं? धारा की दिशा को हम लोग गैल्वेनोमीटर से मापते हैं। क्या क्या क्वेश्चन हुआ? धाराओं को मापेंगे हम लोग एम्पियर में, किस मीटर से? तो एम्पियर मीटर से। धारा के उच्च मान को किससे मापेंगे? करंट ट्रांसफार्मर से। अगर जब पूछेगा एम्पियर मीटर को किसी पर्पस किस क्रम में जोड़ते हैं? तब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि धारा में दिशा होता है तो उसको किससे मापेंगे? तो गैल्वेनोमीटर से। फिर क्वेश्चन पूछता है कि एक जंक्शन है, जंक्शन से जितना भी कंडक्टर निकला रहेगा, धारा की दिशा हमेशा, धारा की प्रवाह हमेशा एक ही दिशा में होगा। अगर जो एक पॉइंट से, एक जंक्शन से 3 कंडक्टर निकला हुआ, इसमें धारा का प्रवाह एक ही दिशा में होगा, कभी भी 2 दिशा में होने वाला नहीं है। कहने मतलब कि एक कंडक्टर के ऊपर में धारा की दिशा एक ही दिशा, धारा की प्रवाह एक ही दिशा में होता है। ठीक, ओके दोस्त, थैंक यू। हम लोग कल फिर चर्चा करेंगे वोल्टेज, ईएमएफ, एमएमएफ सबका चर्चा कल, पावर, एनर्जी सब कुछ कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।